दिल्ली शिक्षा निदेशालय के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हिंदी की वार्षिक परीक्षा का प्रतिदर्श यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर है। इस बार की जो परीक्षा है आप सभी जानते हैं 17 फरवरी 2026 को है। इस प्रश्न पत्र को हम जरा समझते हैं ताकि आपको करने में आसानी हो सके। ऊपर देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है अवधि 3 घंटे, यानी इस प्रश्न पत्र को करने के लिए आपको पूरे 3 घंटे का समय मिलेगा। अधिकतम अंक जो है वो 80 नंबर है, यानी 80 मार्क्स का ये पेपर है। 20 नंबर आप जानते हैं ये इंटरनल असेसमेंट के हैं, यानी आंतरिक मूल्यांकन के। आंतरिक मूल्यांकन का मतलब है जो अंक आप प्रोजेक्ट के, वाचन कौशल और श्रवण कौशल, यानी 5 नंबर वाचन कौशल के, 5 नंबर श्रवण कौशल के और 10 नंबर प्रोजेक्ट जो आपको शिक्षक देते हैं, उन सबके मिला के 20 अंक होते हैं। वो 20 अंक वहाँ से आपको मिलते हैं, शिक्षक देंगे, और बाकी के जो 80 अंक बचे 100 में से उसकी ये परीक्षा है। ठीक है, अब आप ये देखते हैं इसमें क्या है। निर्देश देखिए, हमेशा याद रखिए बच्चों कि हम कई बार प्रश्न को बहुत जल्दी में पढ़ते हैं और बहुत जल्दी से उत्तेजना में आके उत्तेजित होकर के जल्दबाजी में उत्तर देना शुरू कर देते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और कई बार वो उत्तर गलत हो जाता है। प्रश्न पत्र में जो निर्देश होते हैं उन निर्देशों को देने का एक कारण, एक वजह होती है कि आप बच्चे उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। कई बार आप निर्देशों को गलत पढ़ लेते हैं और उत्तर गलत लिख देते हैं, जबकि सही उत्तर आपको मालूम होता है, और बाद में जब आपको इसका एहसास होता है कि शायद आपने उत्तर गलत लिखा था, तब तक समय बीत चुका होता है और आप पछतावे के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचता। तो इसलिए बच्चों, आपको हर प्रश्न के से पहले दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, खंड का, ख और ग, कुल 3 खंड हो गए। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देखिए, ध्यान से लिखा हुआ है ना कि दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये इसलिए लिखा गया विशेष रूप से, कई बार लिखा होता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और नीचे 3 विकल्प होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं, यानी 3 प्रश्न दिए होते हैं, लेकिन करने आपको सिर्फ 2 ही हैं। निर्देश आप ध्यान से नहीं पढ़ते और तीनों ही प्रश्नों के उत्तर आप दे देते हैं, जिससे आपका समय खराब होता है। यानी एक अतिरिक्त जो आपने प्रश्न किया है उसको करने में आपको अतिरिक्त समय लग गया, जबकि अंक 2 को ही मिल रहे। इस तरह का आप ना करें बच्चों। तीनों खंडों के कुल 14 प्रश्न, यानी तीनों खंडों में कुल मिला के 14 प्रश्न आपको करने हैं। तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कोई भी खंड आप छोड़ नहीं सकते। यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रम में लिखिए। इसका मतलब ये होता है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि जो उत्तर आप देते हैं वो यथासंभव, यानी जैसे कंपल्सरी नहीं होता, लेकिन ये लिखा है कि आप ये उत्तर कोशिश कीजिए कि सीक्वेंस में ही दें, यानी पहले खंड का, फिर ख और फिर ग। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको जैसे आता है आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सीक्वेंस में देते हैं तो थोड़ा अच्छा माना जाता है, चेक करने वाले के लिए थोड़ा आसानी हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं। खंड का में ये देखिए, सबसे पहले जो आपको दिखा गया है अपठित बोध, यानी अपठित गद्यांश कहते हैं इसको, अंग्रेजी में इसको अनसीन पैसेज आप जानते हैं। इसमें कोई भी ऐसा गद्यांश, किसी कहानी का अंश, किसी घटना का अंश, किसी निबंध का अंश आपको दिया जाता है। इसको करने के लिए और अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान रखिए। आप जल्दबाजी ना दिखाइए, ध्यान से पढ़िए। सबसे ज़रूरी इसका नियम होता है कि इसके उत्तर इसी के अंदर होते हैं, कहीं बाहर से आपको नहीं देने हैं। यानी जो नीचे प्रश्न दिए जाएंगे तो उसके उत्तर भी इसी में। देखिए, निर्देश में लिखा भी हुआ है
निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दिए। यानी कि इसको पढ़कर ही प्रश्न के उत्तर देने हैं। इनडायरेक्टली आपको बताया जा रहा है कि प्रश्न के उत्तर इसी गद्यांश में ही छुपे हुए हैं, बस कई बार ट्विस्ट करके घुमा फिरा के आपको उत्तर इसी में मिलेंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। तो आपको एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद उत्तर देने हैं। ये कुल 10 अंक का है बच्चे, तो इसको करेंगे तो पूरे नंबर आते हैं, इसमें कोई नंबर कटता नहीं अगर आप पूरा अच्छे से इसको कर लेते हैं। आप आगे देखिए, इसको आप पढ़ लेते हैं तो आप देखिए पहला है क। अब देखिए बाएं मेरे दाहिनी तरफ इसमें 1 अंक का है, यानी कि ये 1 अंक का है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई भी एक विकल्प इसमें सही है, बाकी 3 गलत हैं। उसके बाद खा में देखिए, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प का चयन करके लिखिए। अब यहाँ एक बात ध्यान देना बच्चों, आप लोग ये गलती करते हैं जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, यानी कि जो आपको आंसर शीट मिलती है उसमें जब आप उत्तर लिखते हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि ये गलती आप बहुत करते, वो नहीं करना है। क्योंकि देखिए आपको प्रश्न नहीं लिखने होते हैं, तो कम से कम बच्चों उत्तर तो आप पूरा लिखिए। बच्चे क्या करते हैं, क ख ग लिख देते हैं, कुछ भी उत्तर लिखते नहीं है। ऐसा नहीं कीजिए। आपको विकल्प लिखना है। मान लीजिए आपने एक प्रश्न उठाया ये ख और उसका विकल्प 2 सही है, तो आपको 2 नंबर डालिए और उसके बाद में क्या उत्तर है उसको पूरा लिखिए, 1-2 वाक्य जो भी है। इसे चेक करने वाला आसानी से आपको मार्क्स देते हैं और उनको समझ में भी आता है, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होती है, मतलब बिल्कुल क्लैरिटी रहती है, आपके लिए ही अच्छा रहता है। तो आप उसको पूरा उत्तर इसमें लिख दीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, ये जो इस तरह के प्रश्न है जिसमें लिखा होता है कथन है और कारण है, तो आपको कथन को ध्यान से पढ़ना है और फिर कारण को ध्यान से पढ़ना है, आपको उत्तर आसानी से उसमें मिल जाता है। यानी कि जो काम दिया गया उसकी कौन सी वजह है, कौन सा जो स्टेटमेंट पहला वाला सेंटेंस है उसको सही से कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य, कौन सा विकल्प ऑप्शन दे रखा है सही से एक्सप्लेन करता है। फिर आप देखिए आपको इसमें पूरे अंक मिल जाते हैं। इसमें देखिए ख भी उसी प्रकार का है, ग भी उसी प्रकार का है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आते हैं, आप देखते हैं तकनीकी संसाधनों की महत्ता संबंधी कोई 2 बिंदु लिखिए। अब आप इसको बाहर मत जाइए, इसके उत्तर भी ऊपर ही मिलेंगे आपको। यानी प्रश्न नंबर जो घ है, घ से घड़ी मतलब घ, तकनीकी संसाधनों की महत्ता का मतलब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है। तो इसके 2 पॉइंट निकालिए, ऊपर से ही गद्यांश में आपको मिलेंगे। यानी कि जो तकनीकी संसाधन है, टेक्नोलॉजी आज जब आप यूज़ कर रहे हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वहाँ से आप 2 बिंदु निकालिए, लिख दिए, आपका पूरा हो गया। फिर इसके अगला प्रश्न है मोबाइल गेमिंग का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके भी उत्तर आपको ऊपर ही मिलेंगे, आप यहाँ से वहाँ पर ढूंढ के यहाँ पे उसका उत्तर लिख दीजिए, बिंदु में भी लिख सकते हैं। आभासी दुनिया के दुष्प्रभावों से बच्चों को बचाने के लिए अभिभावकों को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। 2 अंक का है। अब इसमें आपको समझ आ रहा आभासी दुनिया क्या है। आभासी दुनिया को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वर्चुअल वर्ल्ड, यानी जो इंटरनेट की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, जो हमारी रियल लाइफ से बच्चे कट जाते हैं, अपने इंटरनेट पे और गेम में, यूट्यूब पे लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, उसी में सारा दिन गुजार देते हैं। इसी को बोलते हैं आभासी दुनिया। आभासी का मतलब सिर्फ महसूस होती है, वो रियल में नहीं है। रियल में आप मतलब आप देखिए यूट्यूब पे आपके बहुत सारे फॉलोवर हो सकते हैं, सब्सक्राइबर हो सकते हैं, लेकिन वो आपके पास नहीं है। आपके पास वो हैं जो माता पिता हैं आपके, तो जो सामने दिख रहे हैं। तो इसलिए जो दुनिया दिख रही है ऊपर, उसको आभासी दुनिया है, इसीलिए उसको अंग्रेजी में वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आभासी दुनिया के कुछ गलत प्रभाव भी है जो बच्चों के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, उनको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, उनको पढ़ाई से रोकते हैं, को सेल बनाते हैं। ये सब बातें इसमें आती हैं। अब इसमें ये बताया गया कि ये जो कमियां हैं, जैसे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, झगड़ालू हो रहे हैं, आपने देखा सुसाइड के केसेस भी आते हैं और दुनिया भर की गलत चीज़ें भी बच्चे सीखते हैं। तो इसके जो दुष्प्रभाव हैं, इससे जो पेरेंट हैं, माता पिता हैं, या जो भी गार्जियन जो भी बच्चों को पालते हैं, वो किस प्रकार से क्या क्या ऐसा करें जिससे कि वो अपने बच्चों को इससे बचा लें, ठीक है। फ्रांस में विभिन्न विषय विशेषज्ञों की समिति ने आभासी दुनिया से संबंधित रिपोर्ट में कौन सी सिफारिशें की। अब इसमें लिखा गया फ्रांस में इस पर रिसर्च हुई और वो एक्सपर्ट जो थे उन्होंने क्या क्या अपनी राय दी है, यानी क्या क्या उन्होंने स्टेप बताए हैं, क्या क्या तरीके बताए हैं जिससे कि हम बच्चों को इससे बचा सकते हैं, ठीक है। आभासी दुनिया आपको समझ आ गया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर प्रश्न 2 में लिखा है निम्नलिखित कविता के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आप देखिए
अब आपको कई बच्चों को कविताओं को समझने में दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा जब भी ये अनसीन के रूप में, यानी कि अनसीन का मतलब है जो पाठ्यक्रम में नहीं लगे हैं, ठीक है, अनसीन पैसेज है, अनसीन, और ये आपका यहाँ पर कविता है, पोइट्री है। तो जब भी इस तरह की कविता दी जाती है तो बहुत आसान दी जाती है, सरल दी जाती है, जिसको आसानी से पढ़ के आप उत्तर दे सकते, बहुत डिफिकल्ट नहीं दी जाती है जिसमें कि आप उसकी व्याख्या करने में उलझ जाएं, ठीक है। बस यहाँ सिर्फ पढ़ने का होता है कि लिमिटेड टाइम में आप उसको पढ़ के और उसका उत्तर दे पाएँ। तो आप इसमें देखिए बहुत आसान भाषा में लिखिए, तपने के बाद वे भट्टे की समाधि से निकली और एक वास्तुविद के स्वप्न में विलीन हो गई। घर एक ईंटों भरी अवधारणा है, जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, मकान नहीं घर। जैसे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं होता, सभी लोग करते हैं हम तरह के काम, सब तरह के काम एकदम ईंटों की तरह जो होती है एक दूसरे की पर्यायवाची, एक दूसरे की बिल्कुल जुड़वा। अब देखिए पूरा इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के पश्चात आप नीचे देखिए, फिर आ गया प्रश्न नंबर का, तपने के बाद ईंटों के साथ क्या हुआ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईंटें भट्टी में समाधिस्थ हो गईं, ईंट भट्टी में विलीन हो गई, ईंटें भवन निर्माता के सपनों को आकार देने लग गई, ईंटें भट्टे से बाहर निकल आई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब उसमें लिखा गया कथन 1 सही है, केवल कथन 4 सही है, केवल कथन 1 और 3 सही है, केवल कथन 3 और 4 सही है। अब आप इसमें ध्यान से ऊपर पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक आप कविता को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप गलत उत्तर इसमें नहीं लिखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल उत्तर उसमें ही आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से खा में आइए, पाठ्यक्रम से इतर ईंटों का बाहरी दृश्य कैसा। इतर का मतलब है पाठ से बाहर। भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग आना, बच्चों के खेल कूद की सामग्री के रूप में काम आना, तपने के लिए भट्टे की अग्नि से को सहन करना, मजदूरों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं में काम आना। इसमें से जो सही विकल्प है वो आपको चुनना है। फिर दाम भी हो मुनासिब, मुनासिब का मतलब ठीक ठाक, उचित। पंक्ति के माध्यम से मानव स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। कम दाम में गुणवत्ता पर वस्तु खरीदना, वस्तु खरीदते समय मोल भाव करना, उचित मूल्य देकर ही वस्तु खरीदना, वस्तु खरीदने से पहले जेब टटोलना। अब इसके उत्तर भी आपको बेटा ऊपर से ही ध्यान से करके खोजने हैं। मजदूरनी ने ईंटों का उपयोग कैसे किया, 1 नंबर का है। गृह निर्माण के पश्चात बची ईंटों के साथ क्या हुआ, 2 नंबर का है। घर को ईंटों भरी अवधारणा किस आधार पर कहा गया है, 2 नंबर का है। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर 10 और 8 18 नंबर आपके पूरे हो गए। फिर मैं बताना चाहूँगा, अपठित गद्यांश हो या अपठित काव्यांश हो, इनके उत्तर ऊपर ही होते हैं, गद्यांश और काव्यांश में बाहर से नहीं आते हैं। इसलिए आपको ध्यान से उसको पढ़ना समझना है, आपको उत्तर उसी में मिलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। और जो उत्तर लिखोगे सिर्फ का खा गा नहीं लिखना, नंबर नहीं डालने हैं, आपको पूरा पूरा लाइन पूरा वाक्य उत्तर के रूप में लिखना है, तभी आपको टीचर अच्छे अंक दे पाएंगे, नहीं तो कई बार अंक आपको नहीं मिल पाते। ये खंड का के बाद आता है खंड खा। आपकी जो तीसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उस पर आधारित ये प्रश्न 3 है, ये 5 अंकों का है। इसमें पहला, ये हमेशा देखिए बच्चों फॉर्मेट सेम ही रहेगा, क्वेश्चन बदल जाएगा। यानी इसमें जो प्रश्न 3 आएगा वो 5 अंकों का आएगा कहाँ से, अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की किताब से जो आपकी लगी है। इसमें 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा पहला, फिर 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, कुल 5 अंक हो गए। फिर प्रश्न नंबर 4 है, ठीक है, ये आएगा आपका दृश्य लेखन। ये 3 ऑप्शन ही आएंगे, हो सकता है 4 भी आएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए आपको 1 ही करना है। ठीक है, आपको फोकस करना है 1 करने पे। 120 शब्द में हो गए, यानी 12 से 15 लाइन में आप वाक्यों में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आप इसमें देखिए 5 नंबर का 1 प्रश्न है ये। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5, ये भी 5 नंबर का है, ये है पत्र का। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, इस 100 वर्ड का है, 100 शब्दों का पत्र है, और इसमें 2 आते हैं, पत्र आएगा या आवेदन पत्र आएगा। पत्र का मतलब हो गया आप शिकायत पत्र या प्रार्थना पत्र लिखते हैं। आवेदन पत्र का मतलब होता है आप किसी जॉब के लिए, नौकरी के लिए आप साथ में लेटर लिखते हो, साथ में रिज्यूम यानी स्वव्रत, अभी मैं समझाऊंगा, स्वव्रत भी साथ में अटैच करते रिज्यूम को। ठीक है, आपके सिलेबस में लगा हुआ है स्वव्रत। स्वव्रत का मतलब होता है रिज्यूम, जिसको हम बायोडाटा भी बोलते हैं। ठीक है, CV भी बोल देते हैं कई बार। इसके बाद अब पत्र ऐसे ही आएगा, ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो कोई एक तैयार कर लीजिए, या तो आप प्रार्थना पत्र या आप इसमें आवेदन पत्र।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेट सेम रहता है, बस जो आपका आवेदन पत्र होता है उसके साथ में आपका रिज्यूम भी ऐड हो जाता है। प्रश्न नंबर 6, ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये देखिए बच्चों, ये जो आता है प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यव्रत और उसके बाद आपका कार्यसूची, ठीक है, इनमें से आता है कोई एक। तो आप देखेंगे इसमें पूछा गया है प्रतिवेदन, ठीक है। आपके विद्यालय में जोनल स्तरीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस संदर्भ में एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। प्रतिवेदन मतलब मैंने पहले बताया कई बार बच्चों को, आप भी सुन लीजिए। प्रतिवेदन का मतलब होता है बच्चों रिपोर्ट, ठीक है। कोई भी कार्यक्रम होता है, गाना बजाना, कोई फंक्शन हो, एनुअल डे हो, स्पोर्ट, कोई भी गतिविधि जब होती है तो कब कब क्या क्या हुआ, किस स्थान पर हुआ, क्या क्या उसमें प्रोग्राम था, उसका क्या कंटेंट था, इस सब की जो एक डिटेल बनाई जाती है उसको हम रिपोर्ट कहते हैं कि इसकी एक रिपोर्ट दीजिए, ठीक है। तो उसमें पूरी डिटेल बतानी पड़ती है। एक सिंपल सी कहानी टाइप में आप लिख करके पूरी दे देते हैं। उसमें ध्यान रखना, उसमें कल्पना नहीं होती, सच्चाई होती है, फैक्ट होते हैं सारे, वो आपको उसमें लिखना पड़ता है एक फॉर्मेट में। उसको हम बोलते हैं प्रतिवेदन। आप कंफ्यूज हो जाते हैं ये नया शब्द क्या है। रिपोर्ट को ही हिंदी में हम प्रतिवेदन बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि नॉर्मल लाइफ में हम प्रतिवेदन शब्द का प्रयोग कम करते हैं। होता क्या है, हम सिर्फ उसे रिपोर्ट ही सुनते रहते हैं। तो इसमें रिपोर्ट शब्द के लिए ही प्रतिवेदन शब्द आया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है अथवा करके, ठीक है। अथवा करके क्या है, इसमें विद्यालय में हिंदी दिवस मनाने के लिए हिंदी साहित्य परिषद की 2 सितंबर 2025 को संपन्न हुई बैठक थी। उसमें जिन विषयों पर चर्चा हुई, जो निर्णय लिए गए, उनका कार्यव्रत तैयार कीजिए। कार्यव्रत को मैंने बताया, ये होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है। मान लीजिए कोई मीटिंग होती है किसी विषय को लेकर के सरकारी या प्राइवेट कार्यालय के अंदर, तो मीटिंग में से पहले कुछ बिंदु तैयार किए जाते हैं कि इन बिंदुओं पर आज हमें मीटिंग में डिस्कस करना। हो सकता है 10, 12, 15 बिंदु हों, वो रजिस्टर में लिखे जाते हैं। और जब वो डिस्कस हो जाते हैं तो एक व्यक्ति बैठ करके क्या क्या पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं वो लिखता रहता है और उसके बाद में उसको रजिस्टर में नोट कर लिया जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये इस बात का सबूत होता है कि मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, डिटेल दे दी गई है कि हिंदी दिवस मनाने के लिए मीटिंग हुई है, साहित्य परिषद की मीटिंग हुई है, किस तिथि की हुई है, 2 सितंबर को हुई है, और उसमें जिन विषयों पर चर्चा हुई है आप अपने हिसाब से पॉइंट बना करके एक कार्यव्रत यानी मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि आप इसको 10-12 लाइन में तैयार कर लो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। 2 नंबर 2 प्रश्न हैं, डायरी लेखन से आया, और दूसरा जो प्रश्न है वो पटकथा का, यानी डायरी और पटकथा दोनों में से क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, तो आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें क्या लिखा है, डायरी निजी अनुभूतियों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का ब्यौरा प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। ये आपका पटकथा लेखन से है, ठीक है। फिर आया हमारा अंतराल, ठीक है। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर, आपने ध्यान दीजिए यहाँ पर ऊपर था अपठित वाला सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, और ये है पठित वाला। वो अपठित था यानी कि कहीं से भी आ जाता है, लेकिन ये जो पठित होता है वो जो आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस है पूरे साल का, उसमें से किसी भी कविता का ये आ जाएगा, ठीक है। पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। इसको करने के लिए आपको पूरी कविता को ढंग से पढ़ना है, उसकी समरी अच्छी तरह से लिख लेनी है, यानी सारांश कविता में क्या क्या है, शब्दार्थ नोट कर लीजिए, ठीक है, सपोर्ट मटेरियल की मदद से। इससे क्या होगा कि आप आसानी से, देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है बच्चों, 7-8 घंटे अभी आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो पढ़ोगे यही ज़िंदगी में आगे आपके काम आएगा। आप आधा 1 घंटा पढ़ेंगे लास्ट में, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। पासिंग मार्क्स ला सकते हो, 35-40 नंबर ला सकते हो उससे, लेकिन भविष्य में बहुत बड़ी नौकरी या अच्छे कॉलेज में एडमिशन, ये सब उससे संभव नहीं हो पाता है। मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, तो आप अभी लग जाइए लास्ट मोमेंट पे। अभी मुझे पता है पहले से आप मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन अब मस्ती का टाइम नहीं है, आप मेहनत करने में लगिए, इसलिए प्रश्न पत्र को अच्छे से समझिए। तो आप यहाँ देखिए, ये है कविता, इस तरह से आएगी, कोई कविता उसको पढ़ेंगे, उससे संबंधित प्रश्न नीचे आएंगे। जैसे ये आया है, पंक्ति मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, मगध किसका प्रतीक है, ठीक है। इसमें 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन। उसके बाद निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर वो ऊपर जैसे आ रहे थे वही है, कथन सही है किंतु कारण गलत है, यानी ऊपर वाली बात सही है लेकिन उसकी वजह जो बताई गई वो गलत है।
फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया कथन और कारण दोनों, यानी दोनों बातें गलत हैं, इसका मतलब ये तो ऊपर की पंक्तियों में ऐसी कोई बात है ही नहीं। तीसरे में गया कथन सही है और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है, ये सही है लगभग, ये आप उत्तर सही मान लीजिए। कथन सही है किंतु कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि बात तो सही है लेकिन दूसरी पंक्ति में जो स्पष्ट किया गया है, क्लैरिफिकेशन दिया गया है, वो सही नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पूरा उत्तर समझ आए, जल्दबाजी नहीं करनी है। पंक्ति एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप में हस्तक्षेप शब्द का क्या तात्पर्य है? रोजमर्रा के जीवन की सामान्य उठापटक, विरोध या असहमति की वह धारा जो नियंत्रण से बाहर हो सकती है, मगध की आंतरिक समस्याओं में बाहरी देशों का दखल, शासक द्वारा नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में दखल। कवि के अनुसार हस्तक्षेप से क्यों नहीं बचा जा सकता? क्योंकि बाहरी ताकतें मगध को नियंत्रित कर रही हैं, क्योंकि शासक खुद हस्तक्षेप चाहता है, क्योंकि मगध निवासियों को टोकने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि निष्क्रियता के बावजूद परिवर्तन की प्रक्रिया अपरिहार्य है, यानी कि जरूरी है। नागरिकों द्वारा टोकने से क्यों बचा जा रहा है? क्योंकि वे हस्तक्षेप की अनिवार्यता को समझते हैं, क्योंकि मगध में टोकने का कोई रिवाज नहीं है, इस डर से कि विरोध का रिवाज स्थापित ना हो जाए, क्योंकि वे मगध के शासक का सम्मान करते हैं। कोई सही एक जवाब इसमें से आपको करना है। पहले जो आपने देखा ये है आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, एक नंबर के 5 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी कविताओं पर ही आधारित है, लेकिन ऊपर आपने देखा कि कविता दे दी और उससे संबंधित क्वेश्चन दे दिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो पूरा सिलेबस है साल भर का, उसमें से आपको देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए हैं, 3 में से 2 प्रश्न करें। ध्यान दीजिएगा, निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है, कोई 3 प्रश्न में से 2 ही करने हैं आपको। ठीक है, तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन 40 शब्दों में करने हैं। ठीक है, कबीर ने अपने पद में बालम शब्द का प्रयोग किसके लिए और क्यों किया है? बादल को घिरते देखा कविता में नागार्जुन ने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 10, यानी कि कविता में से एक तो आया, आप कविता दे दी, कविता से संबंधित 1-1 नंबर के प्रश्न दे दीजिए। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आया उसमें 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन दे दिए, लेकिन करने कोई 2 हैं। ठीक है, अब तीसरा जिसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आप देखिए अब उसमें कविता दी जाएगी और कविता की सब प्रसंग व्याख्या की जाएगी। ये ध्यान दीजिए, ये 6 नंबर का, ये बहुत स्कोरिंग होता है। इसमें ऑप्शन आएगा 2 कविताएं आएंगी, 2 में से 1 आपको करनी होगी। इसके बाद सेम वही फॉर्मेट अपनाया जाएगा गद्यांश के साथ। पहले कविताओं के पार्ट में से आया, फिर कहानी निबंध वगैरह के पार्ट में से अब आएगा, सेम वैसे ही आएगा। 1-1 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखिए 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, इस 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। फिर उसके बाद अगला जो प्रश्न आया उसमें आपका आ गया गद्यांश, जैसे उस पर कविता आ गई थी, 2 आई थी ना, उसमें से आपको 1 कर रहे थे। 6 नंबर देखिए यहाँ पे लिखे मेरे दाहिनी तरफ। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 गद्यांश आए, यानी कि किसी कहानी का अंश है, वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, कोई 1 ही करना है आपको। इसमें आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए, याद रखिए। तो कवि और कविता का नाम या लेखक और रचना का नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ये जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, ये जो आता है ये आपका आता है, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, और ये आते हैं आपकी जो पतली वाली किताब है अंतराल। ठीक है, अंतराल जो है उसमें से आए हैं। और क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन करने, 2 ही प्रश्न करने 100 शब्दों में। हर प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में होना चाहिए। मकबूल ने अपनी आत्मकथा में बड़ौदा शहर की क्या विशेषता बताई है? शरद चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास की पारों के चरित्र निर्माण में शरद के बचपन की किस घटना का प्रतिबिंब है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अपराजेय कथा शिल्पी शरद चंद्र के निर्माण में कुसुम कामनी का जो योगदान है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस कथन से शरद के जीवन की किस घटना का पता चलता है? तो आपने देखा प्रश्न नंबर जो 14 है वो आता है आपका पतली वाली जो किताब है अंतराल से। ठीक है, उसको हल्के में नहीं लेना है। ये 5-5 नंबर के 2 प्रश्न हैं। तो अभी मैंने आपको पूरी बात समझा दी है, एक बार बार उसको देख के समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखिएगा, जितने भी गद्य और पद्य हैं आपको ध्यान से पढ़ के उनकी समरी, सारांश, उसका संदेश और शब्दों के अर्थ अच्छे से आपको याद कर लेने हैं, जिससे कि आपको प्रश्नों के उत्तर करने में, समझने में, लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई समस्या ना आए। प्रश्नों के उत्तर जब आप लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा
प्रश्नों का नंबर है उसको सही सही लिखिए और हर प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद आप लाइन जरूर खाली छोड़िए, ठीक है। और जहाँ तक संभव हो आपको प्रश्न का जो नंबर है ब्लैक पेन से लिखिए, ठीक है, जैसे कि बिल्कुल क्लियर इंडिकेट हो। और जैसे उत्तर ख़त्म हो लाइन छोड़िए, उसके नीचे आप फिर अगला प्रश्न कीजिए। ये याद रखिएगा तो क्वेश्चन नंबर जो डालते हैं थोड़ा बड़ा लिखिए ताकि ढूंढने में आसानी रहे। और खंड का को जरूर मेंशन कीजिए कि खंड का है, खा है, क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो खास चीज़ें हैं उसको पेंसिल से अंडरलाइन जरूर कर दीजिए। जो मुख्य बिंदु होते हैं चेक करते समय थोड़ा आसान हो जाता है और टाइम कम लगता है चेक करने वाले को और आपका सिस्टमेटिक उत्तर हो जाता है। जब आपके सारे प्रश्नों के उत्तर खत्म हो जाते हैं तो जो खाली पेज बचते हैं उसको क्रॉस जरूर कीजिए, ठीक है। क्रॉस करने से फिर ये पता चल जाता है कि यहाँ तक ही आपने लिखा है, ठीक है। और रिवाइज ज़रूर कीजिए। जब आप उत्तर लिख लेते हैं तो लास्ट में रिवीजन जरूर कीजिए ताकि पता चले कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया, कोई छूट तो नहीं गया है, कोई प्रश्न तो नहीं छूट गया है या कुछ गलत नंबर तो कर दिया। ये लिखना उसके लिए आपको 10-15 मिनट लास्ट में ज़रूर निकालना चाहिए, ठीक है, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो। तो ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। अब हम आगे कुछ और पाठों के बारे में बात करेंगे, तो इसको ध्यान से देख के आप अपनी तैयारी कीजिए और अच्छे से पेपर कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।